हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो पहला जो चैप्टर है वो है क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कोई बताएगा मुझे? इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो यहां पे क्या होगा, कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, producer wants to maximize his profits, and the society wants to maximize the welfare. That is what called economics. अब मुझे बताइए, इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं कई सारी हैं, तो सबसे पहले बताइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम है, तो वो अराइज क्यों होती है? बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर स्कार्स। हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? स्कार्स हैं। और हमारे जो वांट्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। एंड रिसोर्सेज हैज ऑल्टरनेट यूजेस। तो इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, हमें चॉइस करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? चॉइस। दूसरा हमारा टॉपिक आता है कि भी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? माइक्रो इज कंसर्न विद, माइक्रो इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल यूनिट एंड मैक्रो इज रिलेटेड विद होल इकोनॉमी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो माइक्रो के जो मेन वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं? प्राइस एंड आउटपुट। और मैक्रो के क्या हैं? एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो यहां मेन रोल प्ले करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मेन रोल प्ले करता है वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मेन रोल प्ले करेंगे। और वहां पे मेन रोल कौन प्ले करेगा? मैक्रो में गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, जैसे बजटरी पॉलिसी है, जिसको फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड है, वो होल इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगला हमारा टॉपिक इस पे आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड तो व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी। एंड नॉर्मेटिव क्या कहता है? व्हाट शुड बी, मतलब क्या होना चाहिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स राइट रॉन्ग हो सकता है, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स राइट रॉन्ग नहीं होगा, वो केवल ओपिनियन है। तो हम वेरीफाई किसको कर सकते हैं बताओ? हम पॉजिटिव को वेरीफाई कर सकते हैं, पर नॉर्मेटिव को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड है, और जो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या है? वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, वो केवल क्या बताता है? वो केवल ओपिनियन बताता है। क्या बताता है? ओपिनियन। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमी। व्हाट इज, बताइए इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज ए सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? इट इज ए सिस्टम स्प्रेड ओवर ए पर्टिकुलर एरिया। इट एक्सप्लेन्स हाउ द पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लाइवलीहुड। दैट इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में दो टाइप की इकोनॉमी होती है, सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब आपने कहा सर सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? जो सिंपल इकोनॉमी होती है उसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क ज्यादा नहीं होता, उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा काम एक पर्सन करता है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सिंपल इकोनॉमी। जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है उसमें वर्क डिवाइड हो जाता है, उसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे एक तो डॉक्टर है, और एक डॉक्टर है दांतों का, एक डॉक्टर है आंखों का, तो उसमें स्पेशलाइजेशन हो गया। तब जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कारपेंटर है, स्टार्टिंग से एंड तक सारा काम करता है, एक बंदा कह रहा है मैं तो केवल पॉलिश का काम करता हूं, तो दैट इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या होता है? इनकम लेवल हाई होता है, और जो सिंपल इकोनॉमी में इनकम लेवल लो होता है। और यहां वांट्स ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं होती सिंपल इकोनॉमी में, यहां वांट्स मल्टीप्लाई हो जाती है। किसमें? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अगर हम बात करें, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस क्या होती है? लिमिटेड होती है। कब?
जब सिंपल इकोनॉमी है। और अगर बात करें हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की, तो प्रोसेसेस ज्यादा हैं, जो वर्क डिवाइडेड ज्यादा है, तो फिर वहां पर स्पेशल, जहां वहां पर जो आपका वो होगा डिपेंडेंसी, वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। और लास्ट हमारा टॉपिक है, ये काफी इजी है, इसको मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूं। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कौन कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो कैपिटलिस्ट, पहला पहला मैंने बताया कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, वहां पर उसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। और जो फ्री इकोनॉमी है उसको कौन कंट्रोल करता है? डिमांड एंड सप्लाई। और मिक्स्ड इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करेगा? बोथ। अगर हम बात करें मोटिव की, तो जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, उसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। और जो हमारी फ्री इकोनॉमी होती है, उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों काम करेंगे। यहां कंज्यूमर किंग कौन सी में होगा बताइए? कंज्यूमर किंग किस में होगा? कंज्यूमर किंग होगा अगर मान लीजिए वो फ्री इकोनॉमी है, वहां कंज्यूमर के नीड के हिसाब से सामान प्रोड्यूस किया जाएगा। बट अगर कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, वहां पर वही प्रोड्यूस किया जाएगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। तो कंज्यूमर किंग नहीं है। कहां? सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर किंग माना जाएगा। कहां? फ्री इकोनॉमी में। और मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ विल वर्क। ठीक है। तो रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करेगा अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में? बताइए। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज विल बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और यहां पर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर उसको कंट्रोल करेगा। मोस्ट रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द पीपल। और मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ विल वर्क। ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड हमारा चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहली बात तो हमने बोला कि सेंट्रल प्रॉब्लम का कॉज क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बताइए जल्दी से। व्हाट इज हाँ, रिसोर्सेज आर स्कार्स, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज हैज अल्टरनेट यूजेस। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो वो अराइज क्यों हुई? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज शॉर्ट हैं, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, एंड द रिसोर्सेज हैज अल्टरनेट यूजेस। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमारा? सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, what to produce. What to produce is a problem of choice. हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। व्हाट प्रोडक्ट एंड इन व्हाट क्वांटम। क्या करना है? व्हाट प्रोडक्ट एंड इन व्हाट क्वांटम। दैट इज व्हाट कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक यूज करें, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि विच टेक्निक हैज टू बी यूज्ड। दैट इज व्हाट कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और अगला प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये किसकी प्रॉब्लम है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस ए प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम प्रोड्यूस किसके लिए करें। बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ कैटेगरीज, रिच पीपल एंड पुअर पीपल, तो एंड इवन मिडिल क्लास। सो वी हैव टू डिसाइड फॉर हुम वी हैव टू प्रोड्यूस। इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो पहली दो प्रॉब्लम है, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्या प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी में। हाउ टू प्रोड्यूस, which technique to be used, it's again a problem of choice. It's not a problem of choice, it's a problem of distribution. कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किसके लिए करें, रिच के लिए या पुअर के लिए। इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की।
बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो मुझे बताइए कि अगर आपकी इकोनॉमी है कौन सी, मार्केट इकोनॉमी, तो मार्केट इकोनॉमी का क्या सॉल्यूशन है बताइए। मार्केट इकोनॉमी में सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, वट एवर इज इन डिमांड, हाउ टू प्रोड्यूस, द टेक्निक विच विल गिव यू मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, हु कैन पे, हु कैन अफोर्ड। क्या बताया ना, बोलिए। आपकी जो मार्केट इकोनॉमी है उसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस वट एवर इज इन डिमांड, जो डिमांड में होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, द टेक्निक विच विल गिव यू मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, हु कैन अफोर्ड, हु कैन पे। बट जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का सॉल्यूशन केवल काफी सिंपल है। वहां पे कौन डिसाइड करेगा, ओनली गवर्नमेंट। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री विल ओनली डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, हु विल डिसाइड, बताइए जल्दी से। गवर्नमेंट विल ओनली डिसाइड। अब जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो वो क्या मोटिव ध्यान में रखेगी, ओनली सोशल वेलफेयर को माइंड में रखकर वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। मान लीजिए हमारे कंट्री में बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है, तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि कौन सा टेक्निक यूज हो, लेबर इंटेंसिव, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों वर्क करते हैं। आप देखिए, अगर जैसे इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहां पर डिमांड एंड सप्लाई भी ऑपरेट करता है और यहां गवर्नमेंट भी ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज भी ऑपरेट करती हैं। तो जहां रिच पर्सन अपना ख्याल खुद रख लेगा, वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऑपरेट करेगा, वहां पर गवर्नमेंट भी ऑपरेट कर रही है। अगर एक रिच पर्सन जो है वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेगा, तो जो पुअर पर्सन है उसके लिए गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी, गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज उनका कराएगी। ठीक है। एक पर्सन जो बड़े बड़े मॉल से जाके सामान खरीद लेगा, तो गरीब के लिए एक राशन की दुकान भी होगी जहां से वो राशन खरीद लेगा, तो दोनों साथ साथ ऑपरेट करते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वहां सॉल्यूशन दोनों रहेंगे। वहां जो एक सेगमेंट के लिए जो सॉल्यूशन है वो थ्रू डिमांड एंड सप्लाई हो जाएगा, और जो दूसरा सेगमेंट है उसका सॉल्यूशन थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने आपसे सॉल्यूशंस की बात की, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है इसमें पीपीसी। पीपीसी, व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows various combinations of two goods which can be produced with the given resources, and we are assuming that the resources are fully utilized and the technology remain constant. So that is what called PPC. जल्दी से बता दीजिए, कोई बताएगा मुझे what is PPC? PPC is a curve that show alternative production possibility curve of two goods within the given resources and technology remain constant. बहुत बढ़िया। तो PPC curve shows, मेरे साथ बोल सकते, PPC curve shows various combinations of two goods. Assumption is resources are fully utilized and technology remain constant. That is what called PPC. एक टेबल आप यहां याद कर सकते हैं, गुड ए एंड गुड बी। तो गुड ए में मान लीजिए हम बात करते हैं 100, 90, 70, 40 एंड 0, और यहां पे मान लीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां पे अगर हम देखते हैं, यहां आप चेक करिए कि यहां पे जब हम गुड ए का प्रोडक्शन, जब हम गुड बी का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो हम गुड ए का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। पहले कितना कम किया बताइए, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और यहां 1, 1, 1 करके हम बढ़ा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं राइजिंग एमओसी। आपने कहा सर ये राइजिंग एमओसी क्या होता है? राइजिंग एमओसी का मतलब है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये राइजिंग है, हर बार हम सेक्रीफाइस पहले से ज्यादा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हर बार सेक्रीफाइस पहले से ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो इट विल बी लाइक दैट। यहां पे आप वो ले लीजिए जो बढ़ रहा है, गुड बी, और यहां वो ले लीजिए जो कम हो रहा है, गुड ए। वाई एक्सिस 0 एंड एक्स एक्सिस। अब क्या होगा देखिए जरा, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहां 100। ठीक है। और यहां पे हमने ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चेक करिए, आपका पहला पॉइंट ये आ गया, चेक करिए, पहला आ गया 100, फिर दूसरा क्या आ गया 90 और 1, तो ये आपका 90 हो गया, और ये आपका क्या हो गया
1, तो वो दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट बताइए, 2 and 70। अगला बताइए, 40 and 3, और अगला बताइए ये। तो कुल मिला के आपके जो ये पॉइंट्स आए, अगर मैं इनको मैच करूंगा, चेक कर लीजिए, दिस इज कॉनकेव, इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो दिस इज पीपीसी कर्व। अब पीपीसी कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आए, चाहे वो पॉइंट मान लीजिए जो भी इनका नाम लेना चाहे हम, से मान लीजिए सी डी ई एफ जी, अब जितने भी पॉइंट्स है वो क्या शो कर रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पीपीसी पे आने के बाद हर पॉइंट ये क्या शो करता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने कहा सर कोई पॉइंट बाहर ले लें तो वो क्या है, दैट इज अनअटेनेबल, क्या बोलेंगे, और आपने कहा सर अगर अंदर ले लें तो दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, इसके कुछ और नाम भी हैं, पीपीसी के कुछ और नाम है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आपने कहा सर एक और बात बता दीजिए हमें कि क्या इसमें चेंज आ सकते हैं, आ सकते हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो क्या होगा बताइए। मान लो ये हमारा पीपीसी था, ठीक है, और पीपीसी में अगर रिसोर्सेज बढ़ गए तो कहां शिफ्ट कर जाएगा, पहले था वो ए बी, अब क्या हो जाएगा वो A1 B1। कब हुआ ऐसा, बहुत बढ़िया। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो कहां शिफ्ट कर जाएगा, राइट में, और आपने कहा सर रिसोर्सेज कम हो जाए तो, बहुत बढ़िया। तो आप उस केस में क्या करना, इसको ए बी कर देना और इसको कर देना A1 B1। इसमें केस स्टडी की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन है हमारी कंट्री का, स्किल इंडिया मिशन, तो उसके थ्रू क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी, स्किल आएंगी लोगों में, तो राइट में शिफ्ट कर जाएगा। ओके, क्लीन इंडिया मिशन से हेल्थ इंप्रूव होगी, इट कैन शिफ्ट टू द राइट। और आपने कहा सर अगर मान लीजिए हम टेक्नोलॉजी लाएं तो, अगर मैं टेक्नोलॉजी को केवल एक गुड पे लाता हूं, टेक्नोलॉजी को किस पे, टेक्नोलॉजी को अगर मैं केवल एक गुड पे लेके आता हूं तो क्या होगा बोलिए। यहां पे हमने गुड ए ले लिया, यहां मैंने गुड बी ले लिया, और ये मेरा पीपीसी था ए बी। पर अगर मैं टेक्नोलॉजी को केवल गुड बी पर यूज करता हूं तो क्या होगा बोलिए, ए से B1, बहुत बढ़िया। तो इसको हम शिफ्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोटेशन। और अगर आपने कहा सर अगर मैं टेक्नोलॉजी को केवल गुड ए पर यूज करता हूं तो ये ए बी था, क्या था ये ए बी, अब क्या हो जाएगा ये A1B, शाबाश, A1B, बहुत बढ़िया, दैट इज गुड ए और ये गुड बी। क्लियर। आपने कहा सर अगर मैं टेक्नोलॉजी दोनों गुड पे एक साथ यूज कर दूं तो देन इट विल शिफ्ट, तब ये ऐसे हो जाएगा, ए से A1 और बी से B1। क्लियर, कैसा लगा ये चैप्टर। अब इसकी दो प्रॉपर्टी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। देयर आर टू प्रॉपर्टीज फॉर द पीपीसी। पहला बोलिए, इट इज स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर scarce. We can't increase the production of both at a time. If we will increase the production of one, we have to reduce the production of another. If I have one farmhouse and if I want to increase the production, if I want to increase the production of wheat, I have to reduce the production of rice. Clear? So why it is downward? Because our resources are scarce. We can't increase the production of both at a time. If I have to increase the production of one, I have to reduce the production of another. Talk about PPC is concave to the point of origin. Very, very important question. कि why PPC is concave? This is concave. Why it is concave? Because of rising MOC. MOC rise कर रहा है, आप हर बार सेक्रीफाइस पहले से ज्यादा कर रहे हैं। पहले आपने कितना सेक्रीफाइस किया, फिर 20, फिर 30, फिर 40। आपने कहा सर ऐसा होता क्यों है? भाई रियल टाइम सिचुएशन में लेके चलते हैं, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज व्हेन वी चेंज द यूज ऑफ रिसोर्स, इट्स एफिशिएंसी ड्रास्टिकली फॉल्स। आपने जैसा एग्जांपल दे दो, अब तुम आपने कहा हम आसाम की धरती पे चावल उगाएंगे। अरे भैया पानी चाहिए चावल के लिए, बहुत ज्यादा चावल के लिए पानी चाहिए, और अगर आप आसाम की धरती पे उगाओ तो क्या होगा, वहां उसकी जो उस लैंड की जो जो वो है फर्टिलिटी, वो बहुत बुरी तरह से गिरेगी। हाँ बेटा, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि उसकी एफिशिएंसी बहुत तेजी से कम हो गई।
क्लियर? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, हम बोलेंगे कि उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, ठीक है? तो दैट इज राइजिंग एमओसी। तो और एक और एग्जांपल, मान लीजिए एक पीएचडी है इकोनॉमिक्स में, पीएचडी इकोनॉमिक्स में है, और उनको हम केमिस्ट्री लैब में बिठा दें तो क्या होगा? तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है केमिस्ट्री लैब में, बिकॉज ही डोंट नो अबाउट केमिस्ट्री। तो इवन इफ ही इज पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, इवन इफ ही इज पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम यहां रिसोर्सेज चेंज कर रहे हैं, जैसे मैं इस गुड बी का प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहा हूं किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें एफिशिएंसी बुरी तरह से गिर रही है, क्लियर? तो यहां पे राइजिंग एमओसी इज द बेसिक रीजन फॉर concave of the PPC. तो PPC is concave to the point of origin because of rising MOC. नेक्स्ट इज हमारा, अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू हम इसको कैसे एलेबरेट करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। सुनिएगा, देखिए, मान लीजिए मैं डी से ई पे शिफ्ट कर रहा हूं, डी से कहां शिफ्ट कर रहा हूं? ई पे। तो जब मैं डी से ई पे शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा? डी से ई पे शिफ्ट करूंगा तो मुझे इतना इसका प्रोडक्शन कम करना है और इतना यहां पे बढ़ाना है। तो क्या हुआ, ये क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे कि आप यहां से जब यहां पे शिफ्ट करेंगे तो इसको कम कर दिया और इसको आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कि अगर मैं डी से ई पे शिफ्ट कर रहा हूं तो एक को लूज करना पड़ेगा एक को गेन करने के लिए, ठीक है? तो हमने व्हाट टू प्रोड्यूस को डिसाइड किया। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम डी, अगर हम ई पॉइंट पे प्रोड्यूस करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि हम इतना तो आउटपुट करेंगे यहां से लेकर यहां तक गुड ए का और यहां से लेकर यहां तक गुड बी का। तो दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस हम यहां पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम बेस्ट टेक्निक यूज करेंगे तो हम कहां आ जाएंगे? पीपीसी के ऊपर। और अगर हम आउटडेटेड टेक्निक यूज करेंगे तो वी विल कम इनसाइड पीपीसी। क्लियर? तो चॉइस ऑफ टेक्निक भी हम यहां डिसाइड कर सकते हैं। तो हम जब बेस्ट टेक्निक यूज करते हैं तो वी विल कम ऑन पीपीसी, जब हम इनएफिशिएंट टेक्निक यूज करेंगे तो वी विल कम इनसाइड पीपीसी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अगर हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज कम होंगी और रिचर सेक्शन के लिए ज्यादा होंगी, हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके लिए, बिकॉज दे कैन पे मोर। तो उस केस में अगर हम कम प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे केस में हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने बताया कि जब भी हम कोई पॉइंट पीपीसी पे बनाते हैं तो वो क्या शो करता है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर कोई पॉइंट अंदर आएगा तो क्या शो करेगा? वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और आपने कहा सर अगर ये शिफ्ट कर जाए तो क्या शो करेगा? अगर ये शिफ्ट कर जाए इट शोज ग्रोथ। अगर ये राइट में शिफ्ट कर जाएगा तो क्या शो करेगा? ग्रोथ। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है लाइक क्लीन इंडिया मिशन। तो इससे क्या होगा? पीपीसी कहां शिफ्ट कर जाएगा? बोलिए जल्दी से। अगर क्लीन इंडिया मिशन है तो कहां शिफ्ट करेगा? राइट में। अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं हम सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या बोलते हैं? सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। दैट इज व्हाट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच आउटपुट इन यूज 1 इज सैक्रिफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट इन यूज 2। क्या बताया मैंने? The rate of output. It is the rate at which output in use 1 is sacrificed for every additional unit in use 2. चेक कर लीजिए आप, जिस रेट पर हमने इसको सेक्रीफाइस किया इसको गेन करने के लिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? एमओसी। और यहां पर एमओसी क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या बना? कॉनकेव। अगर आपने कहा सर एमओसी फॉल करने लगे तो क्या बन जाएगा? ये कॉन्वेक्स। अगर आपने एमओसी कांस्टेंट रहे तो क्या बनेगा? डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। बताइए जरा, अगर एमओसी राइजिंग है तो क्या बनेगा? कॉनकेव। अगर एमओसी फॉलिंग है तो कॉन्वेक्स। और अगर ये कांस्टेंट है तो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। क्लियर? और एमओसी का फॉर्मूला और कर लीजिए, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। एमओसी का क्या फॉर्मूला बताइए? लॉस ऑफ आउटपुट। ठीक है, क्या फॉर्मूला दिया है इन्होंने? बताइए। लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2। क्लियर? ये एमओसी का फॉर्मूला, लॉस अपॉन गेन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। क्या है? Utility analysis. यहां तक समझ में आया आप लोगों को? दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, अभी काफी दूर तक जाना है। तो यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी? Want satisfying power of a commodity. Utility is what? Want satisfying power of a good. That is what called utility. अब अगला टॉपिक हमारा आता है इसमें व्हाट। अच्छा, दो अप्रोच है यहाँ पे, एक तो कार्डिनल अप्रोच है और एक तो कार्डिनल है, एक ऑर्डिनल है। कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच कौन सी होती है? कार्डिनल अप्रोच होती है नंबर बेस, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। और ऑर्डिनल होते हैं रैंकिंग बेस, रैंकिंग बेस। तो जो कार्डिनल अप्रोच है वहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, और ऑर्डिनल में हम कहते हैं यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स, इट कैन ओनली बी रैंक्ड। अगला टॉपिक हमारा है व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? बोलिए जल्दी से। टोटल यूटिलिटी इज सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स गिवन। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स गिवन, दैट इज व्हाट कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट इज हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा TUN माइनस TUN माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है इसका ग्राफ। अब देखो इसका ग्राफ कितना क्लियर है, देखिए आप, एक ये ग्राफ बना दिया, एक ये मैंने ग्राफ बना दिया। यहां पे मैंने क्या लिया? यूटिलिटी, और यहां पे क्या लिया? नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहां पे लिया यूटिलिटी, और यहां पे लिया नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर? तो ये हमारा क्या हुआ? दिस इज TU, टोटल यूटिलिटी। क्लियर? क्या हुआ? TU। और यहां से मैक्सिमम लाइन हुआ, ये लाइन ले लीजिए और इस लाइन को नीचे उतार दीजिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड, ये देखिए, दिस इज MU। तो इसका रिलेशन क्या है? मेरे साथ आप बोल सकते हैं, व्हेन TU इंक्रीजेज एट, नो, देखो एक चीज सिखा देता हूं मैं आपको। जब भी कोई चीज ऐसे बढ़ेगी, ऐसे, तो इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और जब भी कोई चीज ऐसे बढ़ेगी, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और जब भी कोई चीज ऐसे बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। क्लियर? तो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी हम ग्राफ बनाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं कि TU और MU का क्या रिलेशन है। बताइए क्या रिलेशन है? व्हेन TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, MU फॉल्स। व्हेन TU इज मैक्सिमम, MU इज 0। व्हेन TU स्टार्ट फॉलिंग, MU इज नेगेटिव। क्लियर? और एक और होता है, समेशन ऑफ MU इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू TU। मतलब अगर MU का टोटल कर दें तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? TU। नेक्स्ट हमारा है इसमें टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बताइए क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? क्या होता है? बोलिए जल्दी से बताइए। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ सेज एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इन कंटिन्यूएशन, द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट फॉल। जब हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन लगातार बढ़ाते जाते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन लगातार कम होता जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका एक और नाम भी है, इसको फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। ठीक है? अगला टॉपिक आता है इसमें कंज्यूमर की अजम्पशंस क्या है। देखिए अजम्पशंस ऑफ द लॉ।
पहली बात है मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां होता है जहां उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम हो। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, अगर आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके कुछ अजम्पशंस हैं, क्या बोलिए? कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, रैशनल का मतलब बुद्धिमान, नॉलेजेबल, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। दूसरा कार्डिनल यूटिलिटी है, मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। इसके अलावा इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, एक गुड़ के कंजम्पशन का दूसरी गुड़ के कंजम्पशन के साथ लिंक नहीं है। तो दैट इज व्हाट assumption that utility that a consumer gets from common commodity depends upon the quantity of that quantity only। और MU ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहेगा? कांस्टेंट। MUM क्या रहेगा? कांस्टेंट, मतलब मार्जिनल वर्थ ऑफ ए रुपी विल रिमेन कांस्टेंट। अब बात करते हैं हम, इसका एक फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें हमें तीन चीजें देखनी है। एक तो देखना है हमें MUX, एक हमें देखना है प्राइस ऑफ एक्स, और एक हमें देखना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? MUX अपॉन P ऑफ X इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक और भी है इसका फॉर्मूला, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू प्राइस, ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक है? या तो ये या फिर ये। आपको जो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया रखा है इन लोगों ने, तो इसमें जो ज्यादा अच्छा, इसमें MUM जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, उसका मीनिंग क्या है? इट इज वर्थ ऑफ ए रुपी which explains the standard basket of goods which can be purchased with a given rupee, that is what called MUM। तो अगर मैं बात करता हूं इसको, अगर क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं जो बुक में दे रखा है। जैसे मान लीजिए गुड एक्स है, ठीक है? यूनिट्स ऑफ गुड एक्स मान लीजिए 1 2 3 एंड 4 दे रखा है, ठीक है? और MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स दे रखा है, मान लो 20 18 16 एंड 8। डन। अब मान लीजिए यहां पे कुछ चीजें और गिवन है। मान लीजिए MUM कितना है? MUM गिवन है आपको कितना? 2 यूटिल्स। तो ये यूटिल्स क्या है? मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी। तो MUM गिवन है आपको, और प्राइस गिवन है। प्राइस गिवन कितना है? प्राइस गिवन है ₹4। क्लियर? ₹4। तो अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे? आप किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां रख दिया, तो क्या रहेगा बताइए जरा? MUX अपॉन MUM कितना बोलिए? 2, और प्राइस कितना है? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, MUX इज इक्वल टू 8 यूटिल्स। अब ढूंढिए 8 यूटिल्स कहां पे? तो 8 यूटिल्स यहां पे है, ठीक है? तो एक कंज्यूमर को कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए बता दीजिए जरा मुझे आप। नहीं, इसके आगे देखिए कितना क्या लिखा है, तो उसे 4 यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए। हाउ मेनी यूनिट्स द कंज्यूमर विल कंज्यूम हियर? 4 यूनिट्स ही विल कंज्यूम, क्योंकि जब वो 8 यूटिल्स अचीव कर लेगा, तो ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है इसमें। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, अगर MUX जो है वो ग्रेटर देन P ऑफ X है, सोचिए, अगर हम यूटिलिटी जो डिराइव कर रहे हैं वो प्राइस से ज्यादा है, तो हमें कंजम्पशन बढ़ाना है घटाना है? बढ़ाना है, क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे यूटिलिटी गिरती है। तो अगर यहां यूटिलिटी ज्यादा है तो अच्छा, इक्विलिब्रियम कब होगा? जब ये बराबर होंगे। तो बराबर लाने के लिए मुझे यूटिलिटी को कम करना है, और यूटिलिटी कब होगी? जब हम प्रोडक्शन को कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब व्हाट द कंज्यूमर विल डू हियर? ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन टू बी इन इक्विलिब्रियम। और आपने कहा सर अगर मान लो ये बराबर है तो ही विल स्टॉप हियर। और आपने कहा सर अगर MUX इज लेस देन P ऑफ X है तो वो उसे कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? ये कौन सा केस था? 1 कमोडिटी केस। कौन सा? 1 कमोडिटी केस। अब वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कमोडिटी केस। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था 1 कमोडिटी में। हाँ जी, तो अब हम 2 कमोडिटी की बात करेंगे। तो 2 कमोडिटी में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MUX अपॉन P ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन P ऑफ Y इज इक्वल टू MUM।
क्लियर? तो ये टू कमोडिटी केस है और इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? द कंज्यूमर प्लान इज एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स इन सच ए मैनर so that the last rupee spent on both the goods will give him equal satisfaction। जो लास्ट रुपी स्पेंड करेगा दोनों गुड्स पे, उस पे उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैक्सिमम केसेस में पूछा ही जाता है, MUX अपॉन P ऑफ X इज ग्रेटर देन MUY अपॉन P ऑफ Y। अब कंज्यूमर इक्लेम में कैसे आएगा बताइए? देखो आप ग्रेटर का साइन किधर है? गुड X के साइड, तो हमें यूटिलिटी किधर ज्यादा मिल रही है? X के साइड। मैं दोनों गुड्स का कंजम्पशन यूज करते हुए इक्लेम में आना चाहता हूं, तो इक्लेम में कब आएंगे? जब ये बराबर होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गुड X का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए ताकि यहां यूटिलिटी कम हो, और इसका कंजम्पशन कम करना चाहिए ताकि इसकी यूटिलिटी मतलब बढ़े, और तब ये इक्लेम में आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? बाय स्पेंडिंग ए रुपी ऑन गुड X कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूटिलिटी। So he will increase the consumption of good X. As the consumption of good X increases, the utility of X comes down, and as the consumption of Y reduces, the utility of Y goes up. And this process will continue till the time they become equal. मैं repeat कर देता हूँ. By spending a rupee on good X, consumer is getting more utility, so he will increase the consumption of good X. As the consumption of good X increases, the utility of X comes down. And as the utility of as the consumption of Y reduces, the utility of Y goes up, and this process will continue till the time they become equal। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में है। तो होप सो आपको ये अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है लास्ट में, अगर हम देखते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि यहां पर जो यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते और वो अज्यूम कर रहा है, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कवर किए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।